राम राम भाई और बहनों। जैसे कि आपका कल का कल तो आपका करंट अफेयर का रहता, जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। एक बार हम जहाँ तक है, मैं मोहम्मद गौरी आपका कंप्लीट करा चुके थे कि मोहम्मद गौरी ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आक्रमण किए, ये सब हो चुके थे। उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण आपका जो बख्तियार खिलजी उसने किया था, सेनापति ने किया था, वो भी बताया था नालंदा विश्वविद्यालय पे। इसमें नालंदा की आपने कहानी सबसे ज़्यादा बार सुनी होगी कि वहाँ इतनी आग लगाई, उस बारे में हमने बात की पिछली वीडियो में। फिर हमने वहीं बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। एक जगह आपका नाम आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था को भारत का सीधा सीधा उसने क्या सौंपा, एक वायसराय बनाया भारत का, दिल्ली का, जो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में आपका कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद वापस वो कहाँ चला गया, अपना वहाँ वापस गजनी चला गया था। तब वो अपने जो उसने क्षेत्र जीता हुआ था वो किसको सौंप के गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये आपको सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंत के बारे में, बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, वो सॉरी, मोहम्मद गौरी के बारे में एक दो फैक्ट हैं, केवल ये फैक्ट ही याद रख लो बस, और कुछ नहीं है। कि भाई एक तो सबसे पहला आप सुनते हो जो गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्के जो उसने मुद्रा चलाई थी, उनके सिक्कों दो टाइप सिक्के उसने दो थे, ठीक है, उसके दो टाइप के सिक्के थे, ठीक है। एक सिक्के पर तो उसके जैसे हम बात करते हैं, अगर सवाल पूछते हैं लक्ष्मी देवी क्या करती, ठीक है, एक तरफ एक सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी देवी थी और दूसरी दूसरी तरफ आपके कुरान कलमा लिखी गई थी। कलमा मतलब आपका ये वो होती है, कहावती होती हैं, श्लोक होते हैं एक तरह से उसके कुरान के, ठीक है। एक साइड लक्ष्मी देवी की अगर पूछा जाता है, अगर बात की जाए किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी या हिंदू देवी या हिंदू भगवान का चित्रण सबसे पहले किया था, वो आपका यही था, ठीक है। अब दूसरी तरफ दूसरे जो सिक्के थे, उस दो उनके भी दो ही पहलू थे। जैसे ये तो पहला पहलू था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको पता ही है। एक पहलू पे, पहले सिक्के पर लक्ष्मी देवी की, दूसरे पे आपकी कलमा लिखी हुई थी, ठीक। अब जो दूसरा सिक्का था, उस दूसरे सिक्के पे इसने क्या काम किया, अपना एक तरफ तो घोड़े के साथ घोड़े का चित्र, सॉरी दोबारा बता रहा हूँ, जो दूसरा वो है, एक तरफ तो घोड़े का चित्र व स्वयं का नाम, ठीक है। एक तरफ तो उसने घोड़े का चित्र मतलब अपना घोड़े के साथ अपना नाम लिखवाया, जिसमें नाम लिखवा रखा था इसने अपना मोहम्मद बिन साम, ठीक। दूसरी तरफ आपका शिव भगवान का शिव बैल, जिसे हम नंदी, ठीक है, नंदी की चित्र, ठीक है, नंदी का चित्र, और इसी बैल के नीचे लिखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के बाद इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने सिक्कों पर ही पृथ्वीराज चौहान का नाम अंकित करा दिया था, ठीक। इसके दो, बस ये दो सिक्के लिखे हैं, लक्ष्मी देवी की मूर्ति ज़्यादा और एक शिव भगवान की। देख, शिव भगवान का बैल नंदी, लक्ष्मी देवी की मूर्ति, और आपका पृथ्वीराज चौहान अपने ही शत्रु के नाम से सिक्के चलाए इस मोहम्मद गौरी ने। एक तरफ इसका बात आती है तो सिक्के की बात आ गई, इस चीज़ को छोड़ दो। अब इसी से ही अब बात करते हैं हाँ, जो लास्ट बात इसके बाद आती है, आपने एक नाम सुना होगा
जो आपने उसका, हाँ, जो आपने ज़्यादातर बहुत ये सुना होगा, उसका अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ। ठीक है, अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह, वो क्या था, एक संत हुए हैं जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ये आपके सूफी संत हुए हैं, ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। ये आपके किसके साथ, ये आपके गौरी के साथ ही भारत आए। गौरी के साथ भारत आए कब, 1192 में, मतलब जब आपका दूसरा तराइन का युद्ध शुरू हुआ, दूसरे तराइन के युद्ध लड़ने के लिए वो भारत आया था, तब उनके साथ एक सूफी संत, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत आया। अब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ही इनकी जब यहाँ यहीं देहांत हुआ इनका, इनकी कब्र अजमेर में बनाई गई। ठीक है, अजमेर में इनकी कब्र है। ठीक है, और कब्र के ऊपर अगर बात की जाए, इनकी दरगाह, क्या ना, सॉरी, ये मैं लिख देता हूँ, चिश्ती की दरगाह बनवाई किसने, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने आपकी किसकी दरगाह बनवाई थी, ये बस ये याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आया था, किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ोगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप वहाँ भी पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ चिश्ती सिलसिला चलेगा। जब भक्ति आंदोलन आएगा उसमें चिश्ती आंदोलन, तब भी हम मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, जब इसे चिश्ती सिलसिला जब भक्ति आंदोलन में, इसलिए। अब बात करते हैं, आपका ये चीज़ आपकी ख़त्म होती है किसकी, मोहम्मद गोरी की। ठीक है, अब बाहर से आक्रमण होने हुए बंद। अब दिल्ली में एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ी थी आपको, किसमें भाई, जब आपकी इसकी 1206 में मृत्यु हो गई, किसकी, 1206 में, मार्च 1206 में आपके मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और दुर्भाग्यपूर्ण, मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है, इसके कोई भी पुत्र नहीं था। उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से इसके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष पैदा हुआ। हम बाहर की गजनी साम्राज्य के संघर्ष की बात नहीं करेंगे, हम केवल अपने भारत की बात करेंगे। तो वहाँ उस टाइम जो भारत में इसने वायसराय नियुक्त किया था, कब, 1194 में अपना वायसराय नियुक्त कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो उसका जितना भी क्या था, जितना भी उसका क्षेत्र था गोरी द्वारा जीता हुआ, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। ठीक है, तभी से आपका उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नया राज्य नया वो चलाया, जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की गई कब से, उसकी मौत से ही हुई थी, 1206 से, और ये आपका रहा था 1526 तक। इसका जो टाइम पीरियड है, अगर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अगर देखने लगे तो आपका 1206 से लेकर 1526 तक रहा। लगभग कितने साल, लगभग कितने साल, आप ये देख लो, 316 सालों तक दिल्ली सल्तनत का राज बना रहा। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे पहले बात की जाए कि यहाँ कैसे कैसे क्या काम था। दिल्ली सल्तनत का बात की जाती है जिन राजाओं ने अपनी राजधानी दिल्ली को केंद्रित किया। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है,
मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए दिल्ली का रास्ता किस युद्ध से खुल गया? या बात की जाए मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा किया? वो आपके तराइन के युद्ध है। तराइन के युद्ध से ही मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुला, इस्लाम के लिए दिल्ली का रास्ता खुला, और दिल्ली सल्तनत का रास्ता भी उसकी युद्ध से खुला था, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली जीत ली गई। उसके बाद दिल्ली विकसित नगर था, ठीक है, तो अपना दिल्ली पर कब्जा हुआ। तब से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग मानी जाती है 1206 में, जब आपका गोरी मर गया। गोरी मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसका भारत में जीते हुए राज्यों का उत्तराधिकारी बना। ठीक, अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत में अगर बात की जाए, दिल्ली सल्तनत में बात की जाए, आपको बताया दिया है 316 साल तक दिल्ली सल्तनत रही। इन 316 सालों में 5 वंशों ने राज किया। इन 16 सालों में 5 वंश उभर के आए दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। पहला वंश आपका कौन सा था? पहला वंश आपका गुलाम वंश। चलो इसके अलग से एक वो बनाते हैं। पहला वंश आपका गुलाम वंश रहा। ठीक, गुलाम वंश मैं सही से लिखता हूँ जो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्लड चेंज, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक, चौथा आपका सैयद, और पांचवा आपका लोधी वंश। इन 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया है दिल्ली सल्तनत काल के अधीन। ठीक, इनके केवल आपको जहाँ तक है मैं अब बात करते हैं किस किस के बारे में, क्या क्या है क्या। अब गुलाम वंश सारी चीज़ें बताता हूँ। अब सबसे पहले बात की जाए भाई हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, पर एक तरह से ओवरव्यू ले लो कि सबसे पहले आता है किसका? गुलाम वंश। सबसे पहले बात करता हूँ मैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना एक तरफ आप लिख लेना संस्थापक, एक तरफ लिख लेना आपका वंशकाल, ठीक है। संस्थापक आपका कौन? संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है गुलाम वंश का, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा है आपका 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। ये आपका गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा है, ठीक। दूसरा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। इनके बारे में डेप्थ में भी पढ़ेंगे, पर आपका ओवरव्यू हो जाए कि हाँ भाई कौन कौन कैसे कैसे था। आपका जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की खिलजी वंश की। खिलजी वंश का जो पूरा टाइम पीरियड रहा 1290 से लेकर 1320 तक रहा। उसके बाद आपका आता है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी, जिसका रियल नेम आपका वास्तविक नाम जिसका था गाजी मलिक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसका टाइम पीरियड आपका टोटल टाइम पीरियड रहा है आपका 1320 से 1414 तक। उसके बाद आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश आपका स्थापना की थी खिज्र खां। खिज्र खां ने स्थापना की थी, 1414 में स्थापना हुई, और 1451 तक सैयद वंश रहा, ठीक। इसके बाद आपका लोधी वंश अंतिम वंश आता है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है, और 1451 से लेकर 1526 तक आखिरी रूप में आपका
शासन करता है लोधी वंश। ठीक, ये आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा है। हाँ, अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का, एक सवाल पूछ लेता है कभी कभार कि सल्तनत, हाँ एक सवाल पूछता है सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का एक तो संस्थापक पूछ लेता है कभी कभार, या अगर थोड़ा मॉडिफाई करता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। प्रथम शासक आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अंतिम शासक आपका आता है इब्राहिम लोदी। ये आधे कई बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में, पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने एक बार वैसे ही एक बार टेस्ट लिया था कहीं बच्चों का, वहाँ मैंने पूछ लिया था अंतिम शासक। अंतिम शासक उन्होंने ज़्यादातर बच्चों ने, ठीक है, एक डेमो क्लास के लिए गया था, वहाँ मैंने सवाल पूछा था। ज़्यादातर बच्चों ने, ज़्यादातर मतलब कहना 70% बच्चों ने आपका इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अंतिम शासक था, मतलब गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश का कैम्यूर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था, ज़्यादातर ने उसका नाम बताया मुझे, कि वे सोचते थे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो उसी वजह से केवल मैं ये नाम बताया। अंतिम शासक अगर दिल्ली सल्तनत का पूछे जाए तो वो इब्राहिम लोदी। ये आपका ओवरव्यू था, ठीक। या अब आपके बात करते हैं किसकी, गुलाम वंश की। स्टार्टिंग करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक चीज़ बोलते हैं कि गुलाम वंश को हम हाँ, आप चीज़ ये सोचो कि गुलाम वंश को हम गुलाम वंश कहते क्यों हैं। कुछ तो रीज़न होगा कि आखिर हमने इसे गुलाम वंश क्यों कहा। गुलाम वंश कहने का मतलब इसका ये है कि इसके ज़्यादातर राजा, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी, इस वंश की शुरुआत एक गुलाम ने की थी, और जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा रहे हैं वे हर बार गुलाम ही रहे हैं। चाहे आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ले लो, वे भी गुलाम थे, ठीक। इसके बाद आपका इल्तुतमिश ले लो, इल्तुतमिश दूसरे महान शासक हुए हैं इस वंश के, ठीक, वे भी एक गुलाम थे। तीसरे वंश पे आप बलवन को ले लो, बलवन सबसे महान शासक हुआ है इस वंश का, वे भी एक गुलाम थे। मतलब कायदे में कहा जाए तो केवल 3 ही आपके गुलाम थे, पर वे तीनों के तीनों महान शासक कहलाए इस वंश के, तो इसी वजह से इसका नाम गुलाम वंश कहा जाता है। अब एक बात इसमें भी आता है कि गुलाम वंश, इसी के अंदर ये पूरा गुलाम वंश का नाम ही अगर बात की जाए गुलाम वंश की अगर बात की जाए एक मिनट, अगर सॉरी, हाँ चलो अब गुलाम वंश की बात करते हैं, चलो ठीक है। गुलाम वंश को एक नाम से और जानते हैं हम, जिसको आपने नाम भी सुना हो, मामलूक, ठीक है। अगर कहीं कहीं आपका गुलाम वंश नाम ना आए पेपर में, एग्जाम में कहीं भी आपका गुलाम वंश की जगह नाम पूछता है मामलूक वंश, ठीक है। सेलिव डायनेस्टी, सेलिव डायनेस्टी आपका ये होता है मामलूक वंश। तो मामलूक वंश का संस्थापक या कुछ भी मामलूक वंश के बारे में पूछा जाए तो आपको केवल वही जवाब देना है जो आप गुलाम वंश के बारे में देते, क्योंकि ये इसी का एक नाम है। अब
विद्वानों ने इसे क्या कहा है, विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांटा है, गुलाम वंश को 3 भागों में बांटा है, और यही 3 भागों में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भागों में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहला वंश आता है, 3 वंशों में बांटा है ना, तो पहला भाग आता है कुतबी, ठीक। दूसरा आता है शमसी, तीसरा भाग आता है इसका बलबनी, बलबनी या बलबनी। ठीक है, आप इन तीनों में भागों में पढ़ेंगे। रीज़न क्या है कि इसमें 3 भागों में बांटने का इन्होंने इसलिए बांटा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह होता है, वो राजा बनता है। ठीक है, उस आराम शाह की हत्या करके कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश नया राजा बनता है। तो उसने नई वंश की स्थापना, क्योंकि वो शमसी वंश का था, ठीक है, वो शमसी वंश से संबंधित था, तो उसके नाम से शमसी वंश स्थापित हो गया। ठीक, फिर शमसी वंश चलता रहा। उसके बाद बलवन, बलवन आता है, बलवन जो कि आपका किसका, इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, उसने वो राजा बना, तो वो उसने अपने नाम से बलबनी वंश की स्थापना की। पर तीनों के तीनों अगर आप देखोगे, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, तीनों के तीनों वंशों का संस्थापक कौन, एक गुलाम। इसी वजह से ओवरऑल इस पूरे वंश को कंबाइंड रूप से हम गुलाम वंश के अधीन पढ़ते हैं। गुलाम वंश, इस बात को हम कहते हैं कि हाँ ये गुलाम वंश का ही एक पार्ट है। अब सबसे पहले अब बात करते हैं कैसे, क्या क्या, कहाँ। आपका फैक्चुअल के साथ सारी चीज़ें बात चलती रहेंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। छोटे छोटे सवाल हैं, वे लिखते रहना। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था पहले तो ये बता, आपको बता, सॉरी आपको बता ही दिया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन, या आप यही लिख लो सीधा, ऐबक लिख लो। ठीक है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहली बात तो आपको बताई है, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक, गुलाम वंश का संस्थापक। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय या सबसे विश्वसनीय गुलाम कौन था, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बताया कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बात उस टाइम की है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में आपका गजनी साम्राज्य के साइड ही निसापुर था, निसापुर के एक काजी ने, ठीक है, एक काजी था जिसका नाम था अजीज कूफी, ठीक है, अजीज कूफी ने खरीदा था। अजीज कूफी ने फिर इसका चलो आपको लिखवा देता हूँ नाम। ठीक है, ऐबक को खरीदा किसने था बचपन में, उसका नाम था अजीज कूफी। अजीज कूफी, ठीक है, अजीज कूफी में बचपन में इसने खरीदा था। इस कूफी ने ही इसको शिक्षा दी,
इसको तीर चलाना, धनुर्विद्या सिखाई, इसको घुड़सवारी सिखाई, सारी चीज़ें इसकी सिखाई। अब बात करते हैं क्या, जब अजीज कूफी की बाद में मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, तो अजीज कूफी को अपना कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी प्रतिभा के कारण, कि बहुत जल्दी सीखने वाला आदमी था, इस वजह से वो ज़्यादा प्रिय था, अपने सगे पुत्रों से ज़्यादा इसको मानने वाला था। तो इसकी अजीज के बाद, मृत्यु के बाद उसके बच्चों ने क्या काम किया, उसके पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी को बेचा, और उस व्यापारी ने गजनी जाकर वो मोहम्मद गोरी को बेच दिया। इस तरीके से आपका ये आ गया गोरी के पास। गोरी ने इसकी प्रशंसा देखी थी जब आपके युद्ध कला में इसने देखा कि युद्ध में सक्षम है, इतना अच्छा है, तो आपका गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने इसको आते ही, मतलब आने के कुछ टाइम इसको परखने वरखने के बाद मोहम्मद गोरी ने इसको एक पद दिया, ठीक है, अपनी सल्तनत में अमीर ए उखर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए उखर का पद दिया, मतलब इसका कहा जाता है अस्तबल, ठीक है, अस्तबल का अधिकारी इसको बना दिया, किसने, मोहम्मद गोरी ने। अब मोहम्मद गोरी ने अस्तबल इसका बना दिया। बनाने के बाद एक सवाल आपका पूछा जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है। सबसे पहला नाम, एक तो आपने सबसे आसानी से नाम सुना होगा इसका, मैं क्या से पेन, एक नाम आपने इसका सुना होगा लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श इसका एक नाम है। लाख बख्श अगर किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसको कहा जाता है पील बख्श, ठीक, इसी का नाम है कुरान खां, ठीक, इसी को कुरान खां के बाद इसी को कहा जाता है मलिक, इसी की उपाधियां हैं मलिक और सिपे सलार, मलिक सिपे सलार। एक किसका नाम आता है, हातिम, ठीक है, हातिम। अब किस किस वजह से इसके अन्य नाम कहा जाता है, अगर बात की जाए सीधा सीधा आपके 6 नाम हैं, जो 6 नामों से पुकारा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला नाम जो आता है लाख बख्श। लाख बख्श कहने का इसका रीज़न क्या है, लाख बख्श इसको कहा गया है लाखों का दान करने के वाला, लाख बख्श इसको नाम दिया गया है लाखों का दान करने वाला, ठीक है, इस वजह से कि ये अपने सल्तनत काल में बहुत दान करता था, इस वजह से, ठीक। दूसरा पील बख्श, पील बख्श कहने का रीज़न है, पील बख्श में पील का मतलब होता है आपका प्रायवाची, आप हिंदी पढ़ते होंगे, तो पील का मतलब होता है हाथी, तो बख्श का मतलब दान होना है, हाथियों को दान देने वाला, ये ठीक है। कुरान खां, कुरान को याद करने के कारण, मतलब ये ऐसा आदमी था जिसने कुरान को आपको कंठस्थ याद कर लिया था, पूरी की पूरी कुरान को कंठस्थ याद था, और उस याद करने की वजह से ही इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। मलिक और सिपे सलार, जो ये 2 उपाधियाँ, ये मोहम्मद गोरी ने इसको उपाधि दी थी, दोनों की दोनों। हातिम, हातिम इसकी दयाशीलता के कारण ही इसको कहा गया है, हातिम बहुत दयावान था।
वो आपका मिनाज अल सिराज एक लेखक हुआ है, उसने इसको ये उपाधि कहा है हातिम। बस आप ये रख लो, दयाशीलता के कारण इसको हातिम नाम मिला। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक, अब सबसे पहली बात तो जो कि आपका इसमें पढ़ाया गया है, बताया गया है गुलाम वंश में, जो मैंने भी देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो भारत में कार्यकाल रहा, भारत में आया, ये भारत में इसने 3 पार्टों में राज किया, मतलब राज किया या काम किया। भारत में इसने 3 चरणों में काम किया है अपना, कोई एक चरण में नहीं कि हम भाई सीधा करते हुए, इसने 3 चरणों में काम किया। पहला चरण इसका 1192 में, आपको पता ही है 1192 में, पहला चरण इसका 1192 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1192 में स्टार्ट तो होता है, 1192 से स्टार्ट कब होता है, 1192 से पहला चरण आता है 1206 तक। मतलब इस सीधा सीधा यह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 3 चरणों में विभाजित करा गया है। एक 1192 से 1206 तक, दूसरा करा गया आपका 1206 से लेकर 1208 तक। ठीक, फिर तीसरा चरण आपका किया गया 1208 से लेकर 1210 तक। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका तो इसका टाइम पीरियड राज्य शासक 1206 से 1210 है इसका टाइम पीरियड। ये आपका सीधे सीधा इसका यह है, गौरी के गुलाम के रूप में इसने काम किया 1192 से 1206 तक, जब तक गौरी जिंदा था गोरे के सेनापति के तौर पे इसने काम किया। ठीक, 1206 से 1208 तक इसने आपका गोरी का सिपे सलार, ठीक है, गोरी का सिपे सलार बनकर इसने राजपाट संभाला, राजपाट किया। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा भरत, ठीक है, श्री राम के जाने के बाद भरत उनका राजपाट एक सिपे सलार के तौर पर ही संभालते हैं, कि एक संरक्षक के तौर पर। फिर 1208 से 1210 तक इसने स्वतंत्र राज किया, अपना आप को एक राजा घोषित कर कर इसने अपना शासनकाल चलाया। तो मतलब पहले एक सेनापति बना, मतलब एक गुलाम बना, गुलाम के बाद एक संरक्षक बना उस साम्राज्य का, फिर उसका राजा बना। ये 3 चरण इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही राजा बनता है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही राजा बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने भाई समस्याएं तो काफ़ी आती है, समस्याओं को भी बताऊंगा अब कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं थी। तो उसने सबसे पहले काम तो उसने क्या किया, समस्या से पहले अगर बात की जाए, उसने अपनी राजधानी, अगर लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई, किसको, लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाई। अगर पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक आपको पता ही है, लाहौर में ही इसने अपना राज्याभिषेक करा, सिंहासन पर बैठा लाहौर में ही। डेट आपको याद रखनी हो तो 24 जून 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। अब इसके बाद इसके सामने पहले तो ये था कि तुम भाई छोटे छोटे जो इसके छोटे वे थे, गुलाम थे, किसके, मोहम्मद गोरी के और भी गुलाम थे, उनके साथ भी से संबंध बनाना था। तो उसने क्या काम किया, मोहम्मद गोरी ने अपने संबंध को, मतलब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या सबसे आसान तरीका अपनाया, और वो थी शादियाँ। वैवाहिक संबंध स्थापित करने इसने शुरू किए। वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब इसका क्या है कि जो उत्तराधिकारी के पद पे आसीन हो सकते थे, मतलब जो कि उसके गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, उन गुलाम से ही इसने वैवाहिक संबंध बनाए। जैसे एक इसका गुलाम था यलदोज,
ठीक है, यल्दोज या अल्दोज नाम आता है, या तो आप उसको कहीं कहीं आपका यल्दोज मिलेगा, कहीं कहीं आपको एल्दोज मिलेगा उसका नाम। ठीक है, नाम है उसका एल्दोज। ठीक, एल्दोज की लड़की से शादी की। ठीक है, सबसे पहला उसने वैवाहिक संबंध बनाया एल्दोज के साथ, इसकी पुत्री से शादी कर ली, ससुर बन गया एल्दोज इसका। ठीक है, फिर एक आता है कुबाचा। ठीक है, ये भी दोनों भी मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कुबाचा, कुबाचा कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा दी, कुबाचा से अपनी बहन की शादी करा दी। ठीक है, अब इसी टाइम पर इल्तुतमिश इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था उसी समय है। तो जो इसका इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करा दी। इस तरीके से इसने वैवाहिक संबंध के आधार पर अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब इसने, मैंने आपको, चलो टाइम पीरियड तो आपको बताया ही है। हाँ, अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको 3 चरण बताए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, 3 चरण बताए ना, कि सबसे पहला आपका 1192 से लेकर सेनापति के तौर पर काम किया उसने। फिर 1206 से लेकर 1208 एक संरक्षक के तौर पर काम किया। अब बात करते हैं 1208 में वो राजा कैसे घोषित हुआ। अब बात है कि उसके मरने के बाद, किसके? मोहम्मद गोरी के मरने के बाद गोरी के भतीजा, गोरी का जो भतीजा था उसका नाम था ग्यासुद्दीन। सही से लिखता हूँ, ठीक है, ग्यासुद्दीन मोहम्मद या महमूद। ठीक है, ग्यासुद्दीन मोहम्मद आपका गजनी का नया राजा बनता है। ये आपका मोहम्मद गोरी का कौन था? ये मोहम्मद गोरी का भतीजा था। इसने 1208 में, इसी आदमी ने 1208 में कुतुबुद्दीन को गुलामी से आज़ाद कर दिया। कि दास्ता से मुक्त, अगर सवाल पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त किया किस व्यक्ति ने, तो आपका मोहम्मद गोरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने 1208 में उसको दास्ता से मुक्त किया था। उसको एक स्वतंत्र व्यक्ति घोषित किया था कि हाँ, ये अब किसी का दास्त नहीं, ये एक स्वतंत्र आदमी है। ठीक है, स्वतंत्र आदमी हो गया था, पर इसने आखिरी सांस तक अपना आप को गोरी का वही माना, गोरी का सेनापति ही माना है आखिरी दम तक। ये आपका बस ये नाम याद रहना, 1208 में, ये 1208 में ग्यासुद्दीन महमूद ने आपको इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मोहम्मद गोरी के काम के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी ने कैसे कैसे क्या काम करा, इसके बारे में चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बस कल से स्टार्ट सही से कर लेंगे, और आज इतना ही। ठीक है, और बाकी देखते हैं जैसे भी होगा, कि कुछ जहाँ तक मैं पीडीएफ तो मैं सोचता हूँ पीडीएफ तो बनाने को रहने दूँ। पीडीएफ को तो आपका करंट अफेयर का ही है, करंट अफेयर की ही पीडीएफ दिया करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वे आपको करंट आपकी करा ही रहा हूँ। अब जहाँ हो सकता है इसी हफ्ते से मैं आपके एक क्लास और स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। या तो मैथ की करूँ, या तो मैथ की क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, या इसके जगह पर मैं कर सकता हूँ फिजिक्स की। जौन सा भी मेरा सूटेबल रहेगा उस चीज़ की मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। आप बस देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए। बस हाँ, यही है कि पढ़ लो, कि मुझे ना लाइक चाहिए, कुछ सब्सक्राइबर, कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़ लीजिए। बस मेरा यही है, कहता हूँ हाँ भाई, जो आदमी की मैंने कई जगह देखा है कि आपको
यूट्यूब पे आपको कंटेंट देते हैं, सब चीज़ पढ़ाते हैं, पर ऑफलाइन वाला नहीं देते कि हाँ भाई जो ऑफलाइन पे पढ़ाते हैं उनको थोड़ा अलग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन को कुछ है। अब मैं जो ऑफलाइन पे पढ़ाया है मैंने वही आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा। तो आप भी बस यही चाहता हूँ केवल 2 आदमी वीडियो देखें, पर वे 2 आदमी उस वीडियो को पूरी देखें, बस ये है। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।